हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इतिहास की इस टॉपिक को लेकर के। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था और ये उसका दूसरा वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को फिनिश कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण की जब भी बात होगी तो उसमें मेजनी का ज़रूर बात होगा, क्योंकि ये जो है बिना इसके इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। तो आइए जान लेते हैं मेजनी के बारे में। कब हुआ था उसका जन्म? 1805 में। 1805 में जिनेवा में हुआ था। और मेजनी को इटली की आत्मा कहा जाता है और नए युग का मसीहा, क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति था जिसने ये विचार पैदा की कि इटली का एकीकरण भी संभव हो सकता है। और 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु से ही ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे, प्रदर्शनों इत्यादियों में भी भाग लेने लगे थे। 1820 में कार्बोनरी एक संस्था थी, गुप्त संस्था क्रांतिकारी, जिसके ये सदस्य बने। कौन? मेजनी बने। और 1830 में मेजनी को जो है उनकी गतिविधियों के कारण देश से निकाल दिया गया। ये उनकी सजा थी। तो 1831 में फ्रांस के मार्सेल नगर में, कहाँ? फ्रांस के मार्सेल नगर में उन्होंने स्थापना की। किसकी? एक संस्था की, एक संगठन की, जिसका नाम था युवा इटली यानी यंग इटली। उसके बाद 1834 में बर्न शहर में इन्होंने क्या कहा? यंग यूरोप, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जो है यूरोप में भी पैदा होगी, तभी तो यूरोप के लोग मेजनी का साथ देंगे इटली के एकीकरण करने के लिए। इसलिए इन्होंने यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। 1839 में यंग इटली का क्या किया गया? फिर से पुनर्गठन किया गया। बीच में इनको जो है बार बार सजा मिल रही थी, देश से निकाला जा रहा था, तो जो है उनका गठबंधन जो है टूट जा रहा था, उनके काम की प्रक्रिया जो है धीमी हो जा रही थी। तो उन्होंने 39 में यंग इटली का पुनर्गठन किया। और मेजनी द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए थे। कौन कौन? संयुक्त इटली और इटालिया डेल पोपोला। कौन सा? संयुक्त इटली और इटालिया डेल पोपोला। और फरवरी 1849 में मेजनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई। हालांकि ये गणतंत्र जो है अधिक समय के लिए नहीं बना, फिर भी इसकी एक जो है पथ प्रदर्शिता का इसने काम किया मेजनी के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना से, कि इटली में गणतंत्र की स्थापना हो सकती है। इटली को भी एक जो है अलग जो है सिर्फ भौगोलिक ना कह करके इसका एक अलग राष्ट्र के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। मेजनी ने ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है इटली के एकीकरण में जिसका नाम लिया जाएगा वो है काउंट कैमिलो कैबोर। कौन? काउंट कैमिलो कैबोर। इनका काल था 1810 से 1861। कैबोर का जन्म 1810 में कहाँ हुआ था? ट्यूरिन नामक शहर में हुआ था। अब कैबोर जो है 1847 में इल रिजॉर्ट मिंटो नामक पत्रिका, कौन सा पत्रिका? इल रिजॉर्ट मिंटो नामक पत्रिका द्वारा उसने क्या किया? लोगों में इस बात का एहसास जगाया कि राजनीतिक रूप से लोगों में ये परिवर्तन होना शुरू हो गया है। जो लोग जागृत नहीं है वो भी जागृत हो जाएं और अपना ध्यान आकृष्ट करें किस ओर? राष्ट्रीयता की ओर। और इस प्रेस का क्या नाम था? इल रिजॉर्ट मिंटो। याद रखेंगे। कैबोर ने 1847 में कौन सी पत्रिका
आपने जो है अपने विचारों को प्रकट किया था, इल रिजॉर्टमेंटो। अच्छा, कैबूर ने शिक्षा क्या किया था, उसने शिक्षा लिया था इंजीनियरिंग में, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से था तो उसकी शिक्षा जो है इंजीनियरिंग में हुई थी। लेकिन उसको व्यवसाय यानी काम उसने जो करना शुरू किया किसमें, पत्रकारिता में। ठीक है, ये आप देखिए कि बहुत ही अलग अलग इसके जो पर्सनालिटी, इसका जो व्यक्तित्व था, बहुत ही अलग अलग रंग रूप थे इसके व्यक्तित्व के। लेकिन और इनके बाद इंजीनियरिंग में शिक्षा ली, व्यवसाय पत्रकारिता का किया, और जीवन क्या किया, जीवन अपना राजनीति में व्यतीत कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट उसका पॉइंट है, 1848 में सर्डिनिया पिडमोंट, क्या सर्डिनिया पिडमोंट ये जगह था, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी क्रांतिकारी भावनाएं जागी हुई थी। इटली जो है इसके यहाँ के शासक के अंतर्गत आता था, यानी उसके क्षेत्र जो है, तो उसमें प्रथम संसद का चुनाव हुआ, और प्रथम संसद के सदस्य के रूप में किसका चुनाव हुआ, कैबूर का। किसका, कैबूर का। सर्डिनिया पिडमोंट के प्रथम संसद के सदस्य के रूप में कैबूर का चुनाव हुआ, और कैबूर वहां काम किया किस रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, उद्योग मंत्री के रूप में, और उसने क्या किया था, सर्डिनिया पिडमोंट का जल सेना का भी कार्यभार संभाला था। 1852 में वो क्या बना, अब अंततः 1852 में वो सर्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बन गया। अब उसके बाद उसने क्या किया कि चूंकि पॉप का जो है क्षेत्र जो है रोम के अंतर्गत ही आता था, और पॉप बहुत ही वर्चस्वशाली शक्तिशाली था, तो उसने पॉप चर्च और पादरियों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक बिल को प्रस्तुत किया, और उस बिल को पास कर दिया, जिससे उसकी ख्याति बढ़ी और उसका व्यक्तित्व का और ज्यादा विस्तार हुआ। और ये जो बिल था, ये बिल कहलाया कैलाबियाना अफेयर। क्या कहलाया, कैलाबियाना अफेयर। कैलाबियाना अफेयर किसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, चर्च और पादरियों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्या हुआ, 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, और फ्रांस की मित्रता प्राप्त करने के लिए क्या किया था, कैबूर ने अपने राजा की आज्ञा के बिना 17,000 सैनिक टर्की की सहायता के लिए भेजा। क्योंकि क्रीमिया का युद्ध जो है रूस और टर्की के बीच में लड़ा गया था, और टर्की का सपोर्ट जो है अन्य यूरोपीय देश कर रहे थे, और इसलिए फ्रांस भी उसमें शामिल था। और फ्रांस की मित्रता सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कैबूर ने क्या किया था, अपने राजा के आज्ञा के बिना 17,000 सैनिक टर्की की सहायता के लिए भेजा। कैबूर ने इटली की समस्या को, चूंकि ये सहायता जब उसने भेजी तो उसका क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ा, और कैबूर ने इटली की समस्या को क्या कर दिया, अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। क्योंकि उसकी सहायता से लोग जितने भी उस वक्त यूरोपीय शक्ति थे उसके मित्र हो गए, और मित्रवत व्यवहार करने के कारण उनको ये सोचना पड़ा कि कैबूर की भी इच्छा क्या है। तो ये जान ले कि क्रीमिया के कीचड़ में क्या हुआ, क्रीमिया के कीचड़ से क्या हुआ, नवीन इटली का निर्माण हुआ। तो ये कैबूर की राजनीतिक पॉलिसी थी जिसमें वो सफल हुआ। अब इसके बाद जो है अगला जो इटली के एकीकरण पे वीडियो होगा मित्र, वो इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे विश्व इतिहास का। तो बने रहिए मेरे साथ, और अपने कमेंट द्वारा मुझे जरूर अवगत कराइए कि आपको विश्व इतिहास के टॉपिक के ये कंटेंट कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।